हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो कॉमर्स से तो डेफिनेटली डेली सुबह 7:45 में कनेक्ट होना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी एग्जाम डेट 29 मार्च को ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और भैया आज है 13 जनवरी, यानी कि मोटा मोटी गिन करके आपके पास फरवरी और मार्च मतलब 2.5 महीने का आपके पास समय बचता है। और इस 2.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, इस 2.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ 6% बच्चे ही ऐसे होंगे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना साकार होगा। तो आप 94 बच्चों में आते हैं जो कि फेल होने वाले हैं, या फिर टॉप 6% बच्चों में आते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और डिसीजंस भैया उसी से होता है कि कौन कितनी अच्छी मेहनत करता है, ना केवल मेहनत करता है बल्कि स्मार्टली अप्रोचेस के साथ में स्टडी भी करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली क्लासेस भूलना नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना है। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, बिजनेस फाइनेंस, यानी कि जो हमारा यूनिट 4 है। यूनिट 4 में बिजनेस फाइनेंस हमारा पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 21 होने वाला है। बिजनेस फाइनेंस है क्या? सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो बिजनेस फाइनेंस मतलब हमारे व्यवसाय में पैसे कहां से आएंगे उसके बारे में सोचना, जो हमने पैसे लाए हैं उनका हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो देखना, और जहां पर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां मतलब जहां हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से अगर हमने कुछ प्रॉफिट कमाए हैं तो उस कमाए हुए प्रॉफिट का क्या करेंगे। तो इन तीन मेन कंसर्न को, जिसको हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो आप इसको बिजनेस फाइनेंस बोले या फिर एफएम बोले, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो आज ये क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। और आई होप सो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज डेफिनेटली अच्छे से चीजों को कवर अप करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशंस को बिना किंतु परंतु किए हुए। और सिलेक्शन वाली क्लासेस है तो भैया सिलेक्शंस उन्हीं का होगा जो प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। क्लासेस की टाइमिंग फिर से बता दूं, कितने बजे है सर? 7:45। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, मकर संक्रांति ऑफर आप लोगों की लाइव हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है मकर संक्रांति ऑफर। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अपनी कोर्सेज जाकर के इनरोल कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जेपीएससी जेट की जो स्पेशल कॉमर्स वाली बैच है, अभी वो सिर्फ और सिर्फ 3499 रुपए में कंप्लीटली बैच आपको मिल रही है। कूपन कोड आप यूज कर लेना, झार एक्ट। जी हाँ, क्या यूज करोगे? ये कूपन कोड जैसे ही यूज करोगे आपको 2500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2500 डिस्काउंट करने के बाद 3499 में कंप्लीट बैच पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिल जाएगी आपको, दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने सिंपल सा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन मनी मार्केट। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मनी मार्केट के बारे में पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहली बात, जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूं तो यहां पर समझ लीजिए कुछ चीजों को। पहले बात तो जब हमारे फाइनेंशियल मार्केट की बात होती है तो इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं हम लोग। ठीक है, एक है हमारा मनी मार्केट एंड दूसरा है कैपिटल मार्केट। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो ध्यान से समझ लीजिए। मनी मार्केट जो होता है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल तक के लिए। इसको बेसिकली रेगुलेट आरबीआई करती है। कौन रेगुलेट करती है? आरबीआई रेगुलेट करती है, आरबीआई देखरेख करती है, और सारी चीजें वही देखेगी इसमें। ठीक है, मोटा मोटी जो चीज है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। ठीक है, कैपिटल मार्केट की बात करूं तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली दिमाग में क्लिक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये फर्दर बहुत सारी चीजें हैं बट हम लोग उससे बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से बनाइए। तो रिगार्डिंग ऑफ मनी मार्केट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू क्वेश्चन पूछा है तो आपको नहीं सही वाला बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी जल्दी बताओ।
सबसे पहले आते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि एनबीएफसी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो एनबीएफसी जो है वो वित्तीय संस्था है जो कि मनी मार्केट संगठित घटक का निर्माण करती है। नहीं भैया, एनबीएफसी तो बिल्कुल भी नहीं करती है, एनबीएफसी नहीं करती है। मनी मार्केट का कौन कौन देख रेख करता है? तो इसको कॉर्पोरेट कंपनी, और सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है बैंक का। उसके बाद किसी का होता है तो वो है आरबीआई का, वो भी बैंक ही है। तो इन तीनों का रोल होता है, यानी कि मनी मार्केट जो है वो म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल अ यूनिट। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में आ सकता है, जो इंडिविजुअली इसमें काम करता है बिल्कुल आ सकता है। वेल डेवलपमेंट मनी मार्केट जो होता है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न इकोनॉमी को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म पैसा है और ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इंडियन मनी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इंजॉय करता है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये आरबीआई रेगुलेट करती है और आरबीआई ही चीजों को इस पर देखरेख करती है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको मैच आउट करना है। पार वैल्यू, मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट और प्रीमियम। पार वैल्यू मतलब जितने का प्राइस है उतने में इशू करना इस पार वैल्यू। मैच्योरिटी पीरियड मतलब जिस समय उसका पेमेंट देने का टाइम आ जाएगा। कूपन रेट यानी कि जो डिस्काउंट रहा था उसकी बात हो रही है। प्रीमियम यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा। ठीक ना। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा सही होगा। सबसे पहले पार वैल्यू आते हैं। वैल्यू ऑन द फेस, ठीक ना, वैल्यू ऑन द फेस ऑफ द बैंड, यानी कि जो फेस वैल्यू है उस पर काम कर रहा है ये। तो 1 का 4, ओके, डी नंबर में ही आंसर आएगा, डायरेक्टली मिल गया। मैच्योरिटी पीरियड, नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच द वैल्यू पेबल टू बॉन्ड, जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको हमें पे करना है, जो बॉन्ड होल्डर होगा उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें पे करना होगा। कूपन रेट, कूपन रेट मतलब एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम उसको दे रहे हैं, या फिर एक डिस्काउंट, आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्काउंट। और प्रीमियम की बात किया जाए तो अमाउंट विच द बैंड सेल एट द वैल्यू हायर देन द पार वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। इस एक्स्ट्रा को हम लोग प्रीमियम का नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ी सी खांसी है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, गिवन अ डिफरेंट रैंकिंग। दोनों ने डिफरेंट रैंकिंग दिया है। ये दोनों क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट है मान लो ए, इसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं, ये हम इनके माध्यम से डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ये एनपीवी और आईआरआर मुझे बता देगा। दोनों ने डिफरेंट रैंकिंग दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द काउज or disparity that arise when the initial investment is mutually exclusive project। यहां पर ध्यान दो, mutually exclusive project is different। अगर दोनों में म्यूचुअल जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है अगर वो डिफरेंट है तो क्या होगा? तो बेसिकली ये उस कंडीशन में हम साइज डिस्पैरिटी पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? साइज डिस्पैरिटी पर, और उसको देखते हुए चीजों को यूज करते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए दोनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है एनपीवी और आईआरआर में, तो आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले चीज, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ये नेट प्रेजेंट के सरप्लस को दिखलाने वाला है। मतलब अगर हमने आज 1 लाख रुपए लगाए हैं तो फ्यूचर में अगर हमें 10 लाख मिलेगा तो वो फ्यूचर के वैल्यू को आज के वैल्यूज में कन्वर्ट करके चेक करेगा सरप्लस कितना हो रहा है। ये डिस्काउंट रेट पर काम करता है ऑफ दी जीरो एनपीवी। ये जीरो एनपीवी लेके चलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो है, उसको लेके चलेगा ये। नेचर की बात किया जाए तो एब्सोल्युटली मेजर को देखता है और ये रिलेटिव मेजरमेंट को नापता है। एक्सप्रेशन की बात किया जाए तो ये मॉनेटरी टर्म में बताता है, यानी कि पैसे के टर्म में ये कैलकुलेट करता है, लेकिन ये परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करता है। दोनों में डिफरेंसेस ये है। डिसीजन रूल, हम कब प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करेंगे? अगर एनपीवी जीरो से ज्यादा है तो भैया इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर कॉस्ट आईआरआर से कम है तो एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोजेक्ट और इन्वेस्ट कर दीजिए। ये बेसिक्स रूल ध्यान रखिएगा। कैश फ्लो के जंक्शन बात किया जाए तो ये री इन्वेस्ट किया जाता है एट कॉस्ट पर, इसमें री इन्वेस्ट किया जाता है आईआरआर पर। ठीक है ना। रैंकिंग की बात किया जाए तो ये रियलेबल रैंकिंग देता है और ये रैंकिंग देता है प्रॉब्लम्स के आधार पर।
दोनों के सबसे बड़े डिफरेंसेस यही है। स्केल सेंसिटिविटी की बात किया जाए तो अफेक्ट बाय द साइज, साइज से इसको दिक्कत होता है, इसको साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज ये इग्नोर करता है बिकॉज ऑफ ये परसेंटेज में काम करता है, दैट्स वाई साइज से इसको कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क की बात किया जाए तो ये यूजर्स रिस्क एडजस्टमेंट रेट पर काम करता है, यूजर रिस्क एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू पर काम करता है, और ये सिंगल रेट पर फोकस करता है, जो भी पर्टिकुलर परसेंटेज इसको मिलने वाला उसी पर फोकस करेगा ये। ठीक है ना। कैलकुलेशंस की बात किया जाए तो सिंपल है और डिस्काउंट रेट पर काम करेगा ये, कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर पर काम करता है, वो रिलेटिव मेथड है उसको लेके चलता है। टाइम वैल्यूज की बात किया जाए तो ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है। ठीक है, ये वाले भैया आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे बिजनेस में पैसे कहां से आएगा उसका जुगाड़ कर रहे हैं। तो पैसे लाने के दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास इक्विटी आ सकता है, दूसरा हमारे पास डेट आ सकता है। दो तरीके से पैसे आएंगे। इक्विटी वाले भैया बदले में क्या लेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग लेंगे, ठीक ना। डेट वाले क्या लेंगे भैया बदले में, इंटरेस्ट लेंगे। ये जो बदले में ये ले रहे हैं दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि अपेयर होता है अ सप्लायर ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ फंडिंग, जो कि फंडिंग इन्होंने दिया हुआ है बाय यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज किया और बदले में जो जो ले रहे हैं दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल होने वाली खास तरह की फंडिंग्स के सप्लायर को खुश करने के लिए जरूरी रिटर्न्स दर दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फाइनेंशियल फंक्शंस किस क्या क्या इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल फंक्शंस में, इनमें से कौन सा चीज है जो इन्वॉल्व होता है। प्रोक्यूरमेंट इन्वॉल्व होता है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। मतलब भैया फंड की खरीद और प्रभावी उपयोग, मतलब पैसे कहां से आएंगे और कहां यूज किए जाएंगे। सिंपल सी भाषा में पैसे कहां से लाने और कहां इस्तेमाल करने, बस ये दो मेन चीजों पर फोकस करते हैं। बाकी तो जो कमा लिया वो भी हमने ले ही आए थे पैसे, अब उसका भी क्या यूज करना है वो भी वही चीज हो गया, तो बोथ आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following microfinance institution was established in India at the time of independence? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्था है जो भारत की आजादी के समय स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा जो भारत की आजादी के समय यानी कि 1947 के आसपास में स्टेब्लिश किया गया था, जल्दी से बताओ। रूरल कॉर्पोरेटिव, क्योंकि इंडियन फाइनेंस की बात हो रही है और तो इनका नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट। व्हेन द जनरल इंटरेस्ट रेट रीच अ वेरी लो लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल करेक्ट। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम हो, जो सामान्य ब्याज दर है वो बहुत कम है मेरे पास, तो इससे कौन सी कथन सही होगी। सामान्य ब्याज दर कम होने का मतलब, आज अगर सामान्य दर कम है इसका मतलब क्या होगा, एंड इंक्रीज द मनी सप्लाई विल काउज द इंटरेस्ट रेट फॉल ऑफ फर्दर, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी ब्याज दर और गिरेगी। जब ऑलरेडी वेरी लो है, वेरी लो वर्ड है, तो और नीचे क्या जीरो में थोड़ी चल जाएगा, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। मोस्ट पीपल जो है वो स्पेक्यूलेट करेंगे फर्दर अ डिक्लाइन रेट इंटरेस्ट रेट, यानी कि ज्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ गिरावट हो सकता है, भैया काहे गिरावट अब बढ़ेगा, तो बढ़ने वाला इधर आओ, एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा फ्यूचर में रेट, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का सोर्स नहीं है। वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो बस सिंपल सा आपको ये ढूंढना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कौन सा नहीं है, बस वो ढूंढ लो आप। बस आपको इतना ही छोटा चीज ढूंढना है कि कौन सा करंट एसेट नहीं है, कौन सा करंट लायबिलिटी नहीं है, बस इतना ही छोटा चीज ढूंढना है, फिर ढूंढो। कॉमर्शियल पेपर हमारा मनी मार्केट का पार्ट है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा चूंकि शॉर्ट टर्म वाला पार्ट है, शॉर्ट टर्म वाला पार्ट है। करंट लायबिलिटी आता है,
डिस्काउंटिंग बिल, ये भी करंट लायबिलिटी है। अनसिक्योर्ड टर्म लोन, अनसिक्योर्ड, चूंकि अनसिक्योर्ड है दैट्स वाई ये लॉन्ग टर्म हो गया, तो डी नंबर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। द डिस्कशन, हाँ, the discussion function of a financial management can be broken down into dash decision। वित्तीय प्रबंधन के निर्णय फंक्शन को डैश निर्णय में बांटा जा सकता है। किस जगह पर हम बांटते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है उसको हम कहाँ कहाँ पर हम बांट सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको तीन जगह पर बांटते हैं, एक इन्वेस्टमेंट पर, एक फाइनेंसिंग पर और एक एसेट मैनेजमेंट पर, है ना। हम अपने पैसे को तीन जगह पर रिलेट कर सकते हैं, तीन तरीके से बहुत आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासेस खत्म कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ आपको भी दिख रहा है कि गले की हालत, तो ठीक ना। SAT, सिक्योरिटी अप्लायंट टर्मिनल, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। SAT के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके काम में है, ध्यान से देख लो। STET जो है, SAT जो है हमारे पास एक स्टेटरी अप्लायंसेस बॉडी है जो कि सेबी के अंदर में आती है। ये बेसिकली अगर बात किया जाए तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेबी, IRDA और पैडा, इनके अगेंस्ट में अगर आपको कुछ बात करनी है या फिर उनके जो अपील्स वगैरह होती है उनके लिए ये बात कर सकती है, उनके लिए बनाया गया है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1995 में, स्टैब्लिश इन इंडिया 1992 होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि सेबी के अंदर में आती है। ओके, चलो ये मैं एक बार देख लूंगा, आप लोगों के लिए कंफर्म कर लूंगा 1992 या 1995। एक बार ये रहने दो आप लोग, मैं एक बार चेकआउट कर लूंगा इसको, ठीक है ना। फिर से आप लोग कमेंट कर दूंगा। हेडक्वार्टर जो है ये वो मुंबई में है। इसकी बात, इसमें बात किया जाए तो एक हमारा जो अगर कंसिस्टेंट बात किया जाए तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर और 2 मेंबर्स होते हैं। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होते हैं उसका, वो सुप्रीम कोर्ट के जज या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यही हो सकता है। ये MCQs बहुत बार पूछा गया आपसे, तो ध्यान रखना। ये इंश्योर करता है कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसमें किसी तरह कोई डिस्प्यूट्स होती है तो उसको वो जल्दी से जल्दी सुधार कर दे, मतलब उसके बारे में सुनवाई कर दे। सेट में आपको अपील सेबी के ऑर्डर के 45 दिन के अंदर में कर देनी है। सेबी के कुछ ऑर्डर है उसके 45 दिनों के अंदर में अगर आपको कुछ अपील करनी है, सेबी के अगेंस्ट में जाना है, तो सेट में आप जा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको ये बात। सेट की पावर की बात किया जाए तो सिविल कोर्ट के एविडेंस एंड द उसी की चीजों पर सुप्रीम को लेके चलता है। ये सेट जो है वो कंफर्म करता है, मॉडिफाई करता है, असाइड कर सकता है सेबी के ऑर्डर को। सीडी का ऑर्डर कंटिन्यू करेगा, उसको चेंज कर सकता है या फिर कुछ भी बदलाव उसमें ला सकता है, या फिर कंटिन्यू छोड़ देगा, या फिर बोलेगा हाँ मंजूर है भैया चलेगा। ये इनहांस करता है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शंस को, और कहीं ना कहीं मार्केट में होने वाले जो डिसिप्लिनरी चीजें हैं उसको देखता है, बहुत सारी चीजों को ये देखता है, ठीक ना। ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अंतर्गत में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रेगुलेटरीज के जो कैपिटल मार्केट है उसको देखने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें सेट के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट है। चलो जल्दी से बताओ विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलो जल्दी से बताओ। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर करता है मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। बिल्कुल, कौन कौन सा चीजें इसमें लेकर के आता है ये, तो ये लेके आता है इक्विटी और डेट के पोर्शन को, ये दो ही चीज को लेके आता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्किंग कैपिटल जो है क्या वो कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, चलो जल्दी से बताओ। क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म, और वर्किंग कैपिटल हमारा शॉर्ट टर्म है तो ये इसका पार्ट नहीं होगा। एंड द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो मिनिमाइज करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अगर आप प्रॉपर लेके चलोगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करता है फर्म की, बिल्कुल सही बात है। 1 3 4 आगे। NI अप्रोच को लेते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? NI अप्रोच की जब बात हो रही है तो सबसे पहले उसका पिक्चर देख लो। ये है NI अप्रोच का पिक्चर। बेसिकली ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर जो चीजें हैं KS, यानी कि यहाँ पर जो KS दिया हुआ
ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। देखो पेन चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमारा कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट भी है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है ये ऊपर से नीचे की ओर डाउन रुक रहा है। इसकी एक और चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो हमारा ग्रोइंग स्टेज पर होता है, जैसे जैसे हम अपना डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटी 4-5 चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चंस पर ढूंढते हैं क्या क्या चीजें मिलने वाली है। कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने देखा कि हाँ ये कांस्टेंट होता है। अभी हमने देखा कि हाँ कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होता है एज अ लिवरेज इंक्रीज। जैसे ही हम अपना लिवरेज इंक्रीज करते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कहीं ना कहीं गिरना शुरू हो जाता है। अभी हमने देखा था ना इस चीज को कि हाँ वो गिरता है। पिक्चर कुछ ऐसे ही थी ना हमारी, ऐसे और कुछ ऐसे थी ना, तो गिर रहा था। फर्म वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप काम करता है, नहीं अपने आप काम नहीं करता है। हायर लिवरेज करोगे तो इंक्रीज होगा फर्म की वैल्यू भी। जस्ट मैंने कहा कि जैसे जैसे आप अपना पोर्शन बढ़ाओगे फर्म की वैल्यू हमने देखा था कुछ ऐसे जा रही थी, है ना। तो 1, 2 और 4 डी नंबर, है ना, क्लियर ये चीज। चलो नेक्स्ट, एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसको लेकर के सही बताओ। वैसे एनओआई का फॉर्मेट भी देख लो, सारा चीज पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, पिक्चर के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये इक्विटी का कॉस्ट है, ये डेट का कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है। देखो ये कांस्टेंट है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है, इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है और फर्म की वैल्यू भी कांस्टेंट है। ठीक है ना, जो चीजें कांस्टेंट है याद रख लिया आपने। चलो चीजें क्लियर है यहां तक सबको। चलो फटाफट आंसर बताओ क्या होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट है ऑल लेवल ऑफ लिवरेज। बात तो सही है, हमने देखा भी था कि जो टोटल कॉस्ट था वो कांस्टेंट था, है ना, कुछ ऐसा पिक्चर हमने देखा था। और वैल्यू की बात किया है तो वो भी कुछ ऐसा देखा था हमने, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म विल द कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म चेंजेस विद द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको खड़े खड़े काट दीजिए। इंक्रीज द लिवरेज, जैसे जैसे लिवरेज बढ़ेगा इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, ये बढ़ रहा है हमारा, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इरिलीवेंट है वैल्यू ऑफ द फर्म के, कोई तालमेल नहीं है। इरिलीवेंट मतलब कोई तालमेल नहीं रखता है, बिल्कुल सही बात है। ये ऊपर नीचे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है, तो ये भी सही है। 1, 3, 4 अगेन, है ना। चलो क्लियर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, चलिए जल्दी से बताइए। जो आप इंटरेस्ट देते हो डेट को वो कहीं ना कहीं टैक्स में डिडक्टेबल होता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है, क्या ये सही है। टैक्स की बेनिफिट मिलती है क्या, एकदम मिलती है सर। डेट में जो हम इंटरेस्ट देते हैं ना, ये बिफोर टैक्स देते हैं, बिफोर टैक्स देते हैं, इसीलिए। वैल्यू ऑफ द लिवरेज, जो हमने लिवरेज लिया हुआ है, फर्म्स इंक्रीज ड्यू टू टैक्स शिल्ड, बोला जा रहा है कि टैक्स शिल्ड के कारण लिवरेज फर्म का मूल्य बढ़ जाता है, क्या ये सही है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ लिवरेज जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे जो वैल्यूज जो टैक्स की है वो कहीं ना कहीं डेट के लिए आपके बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे, आपको इंटरेस्ट फ्री होते जाएगा आपका टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है इवन आफ्टर टैक्स। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा आपका टैक्स देने के बाद भी। क्या ये सही होगा भैया, टैक्स देने के बाद भी कैसा रहेगा, अगर आपने डेट ज्यादा लिया तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट कम होगा, ज्यादा वहां चला जाएगा।
नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन है कि क्या आप ले रहे हैं। डेट फाइनेंसिंग बिकम चीपर आफ्टर टैक्स। जो डेट जो है कहीं ना कहीं बिफोर टैक्स हम लोग देते हैं, आफ्टर टैक्स होने की वजह से मतलब फाइनेंशियल जो डेट है वो कहीं ना कहीं सस्ता हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ध्यान समझो क्या होता है चीजें, सबसे पहले वो समझते हैं। तो सेलिंग प्राइस में से हमने घटाया अपना वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन। इसमें से हमने घटाया फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर यहां पर जब आप इंटरेस्ट घटाते हो तब हमारे पास आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम जाकर के टैक्स घटाते हैं, तब आता है हमारे पास EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये वाला जाता है इक्विटी को और ये वाला जाता है डेट को। डेट को टैक्स से पहले किया ना तो टैक्स बेनिफिट हुआ ना, तो ये सस्ता हुआ ना। इसको देने के लिए भैया टैक्स देने के बाद देना पड़ता है, इसको टैक्स से पहले देना पड़ता है, तो ये ज्यादा सस्ता है ना मेरे लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, चलिए जल्दी से बताइए। इट रेफर्स टू यूज एंड फिक्स चार्ज ऑफ कैपिटल। फिक्स चार्ज ऑफ कैपिटल हमें देना पड़ता है। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई एंड सेल, बाई एंड सेल करना। तो खरीद बिक्री करोगे तो फिक्स चार्ज ऑफ कैपिटल देना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। इट एम टू इंक्रीज द ईपीएस ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। इसका एम ये होता है कि ईपीएस शेयर को इंक्रीज कर दे। हाँ बिल्कुल, ये भी मतलब प्रॉपरली लाइन सही है। ये बेनिफिशियल होता है ओनली फॉर द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट जो कि एक्सीड है डेट से ज्यादा, कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये एलिमिनेट करता है फाइनेंशियल रिस्क को कंप्लीटली, फाइनेंशियल रिस्क को कंप्लीटली ये हटा देता है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जल्दी से बताएंगे। क्या फाइनेंशियल रिस्क हमारी पूरी तरह से हट जाएगी? बिल्कुल नहीं हटेगी भैया, फाइनेंशियल रिस्क तो रहेगी रहेगी। तो एक और दो सही होंगे, एक और दो है क्या? ओके, ऑप्शन में नहीं है, A1 और 2 सही होगा। ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, असर्टेन और रीजंस वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा बोलता हूँ, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है। अ प्रोजेक्ट विथ अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि एनपीवी अगर पॉजिटिव है शुड बी एक्सेप्ट। अगर नेट एनपीवी 0 से अधिक है तो क्या करना होता है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, क्या करते हैं भैया? एक्सेप्ट करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, तो एक्सेप्ट कर लीजिए सर इसको। एनपीवी कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेता है और इंक्रीज करता है शेयर होल्डर के वेल्थ को, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका कारण भी है, दैट्स व्हाई इसको एक्सेप्ट करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आगे, द पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड क्या बोलता है कि जहां हमने इन्वेस्ट किया वहां से कितने दिनों में पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड मेथड इज यूजफुल इवेलुएटिंग अ लिक्विडिटी रिस्क। कितनी लिक्विडिटी है इसको माप जोप करने के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। या इग्नोरेंस कर देता है कैश फ्लो ऑक्योरिंग आफ्टर पे बैक पीरियड को, आने वाले पैसे को जो पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया था वो रिटर्न आ गया, उसके बाद ये आने वाले पैसे को इग्नोर करता है। क्या सही बात है? सही बात है। यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क की बात हो रही है, यहाँ पर ये पैसे को इग्नोर करने की बात हो रही है। तो एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है भैया, बी नंबर सही तो है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ आईआरआर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा अगर आईआरआर एक्सीड कर जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हमने देखा ही था इसको अभी कुछ देर पहले, आईआरआर और एनपीवी में समझाया आपको। आईआरआर जो है वो डिस्काउंट रेट पर काम करता है एट विच द प्रेजेंट वैल्यू जो कि इनफ्लो करता है इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो। बिल्कुल सही बात भी है और एक्सीड का कारण भी बता रहा है ये। ठीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्लास, ठीक है ना। हाँ, समझाने वाला काम फिर कभी कर लूंगा आज। चलो आगे बढ़ते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ कंसिडर्ड जो कि सुपीरियर टू अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आईआरआर की बात कर रहा है इन केस ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ये हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है और
एनपीवी हमारा सुपीरियर इंटरेस्ट रेट को दिखला रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। एनपीवी एज्यूम करता है री इन्वेस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट कैश फ्लो ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही ये पैसे इन्वेस्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बोथ आर करेक्ट, और ये एक्सक्लूसिव के लिए भी बिल्कुल सही है, सी नंबर, है ना। नेक्स्ट, अंडर कैपिटल रेशनिंग प्रोजेक्ट्स विद द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेफर। जब पीआई इंडेक्स की बात होती है तो जितना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा इंडेक्स उतना हमारे लिए बेस्ट होता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारे पास। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि पीआई जो है मेजर करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो पर रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्ट किया 1 रुपया उसके हिसाब से कितना हमें रिटर्न मिलेगा उसको देखता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, दैट्स वाई ये हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैंने कहा बेनिफिट देता है हमें। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म, थोड़ी जल्दी जल्दी खत्म किया उसके लिए माफी चाहूंगा, बिकॉज ऑफ कारण समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ी सर्दी हो गई है, बट खैर कोई नहीं है, प्रॉपरली स्टडी करते रहना है। 29 तारीख को आपका एग्जाम है, तो भैया उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, क्योंकि समय आपके पास कम है। आपका 29 मार्च से एग्जाम होना है, 29 मार्च को ही एग्जाम होना, 29 मार्च से नहीं है, 29 मार्च को एग्जाम होना है। मुश्किल से 2.5 महीने का समय है, डेफिनेटली जाके स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। और भी मकर संक्रांति ऑफर भी है, तो डोंट बी मिस आउट, और कूपन कोड झार एक्ट इस्तेमाल कर लेना, ताकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको डेफिनेटली मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए, सभी लोगों को राधे राधे।